हे गाइस, आज हम सब देखने वाले हैं क्लास 8th के चैप्टर 1 जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग पूरे चैप्टर को इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। तो फर्स्ट है, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसी एक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसकी आवश्यकता किस लिए होती है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर सारे रूल और रेगुलेशन लिखे होते हैं जो किसी कंट्री को सही से वर्क करने में हेल्प करता है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने पहले हमारे कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, यहाँ पर ब्रिटिश रूल था। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया। मतलब उसमें ढेर सारे मेंबर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे। तो उसमें ऐसे लोगों को चूज़ करने सेलेक्ट किया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन को मिलकर बना सके, उनको लिख सके। तो 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बनाया गया और फिर 1946 से 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दिया गया। तब तक हमारा जो कंट्री था इंडिया वो आज़ाद हो चुका था ब्रिटिश रूल से। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो। जैसे कि इंडिया है तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर हम लोग इस भारत के पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो चाइना में जो है कॉन्स्टिट्यूशन है पर वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। यहाँ पर पहले समझते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जिसमें हम अपने लीडर को खुद से चुन सकते हैं वोट के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये हमारे कंट्री के जो है फंडामेंटल सोसाइटी के बारे में बताता है, उनके नेचर के बारे में बताता है। सेकंड है, a constitution helps serve a set of rule and principle that all person in a country can agree upon the basis of the way in which they want to country can be governed। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये किसी भी पर्सन को हेल्प करता है किसी भी देश में उसको जीवित रहने के लिए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कास्ट पर है, स्टडी पर है, राइट टू वोट पर है, मतलब हम फ्रीडम पर है, मतलब कि हम जैसे चाहे वैसे अपने इस देश में रह सकते हैं, हमें कोई टोक नहीं सकता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से ही जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉपर वे से किसी भी कंट्री को गवर्न करती है। तो सिग्निफिकेंट रीज़न वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कुछ रीज़न है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों पड़ती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में जो है किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ती है, जिससे जो है कोई पॉलिटिकल लीडर जो है कोई भी किसी भी प्रकार का गलत काम किसी के साथ ना कर सके। फिर सेकंड है, the constitution ensure that a dominant group does not use its power against less powerful people or group। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट बनी यहाँ पर, बाई चांस यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो अपने मर्जी से कोई भी काम कर सकती है। और हम छोटे तबकों को, जैसे कि हम छोटे लोग जो है जैसे सिटी के लोग, तो हम लोग उनके खिलाफ जो है कोई प्रकार की कार्यवाही आवाज़ नहीं उठा सकते। तो जैसे कि वो हमारे लीडर हैं, जो कुछ करेंगे वो सही करेंगे या फिर गलत भी कर रहे हैं हमारे खिलाफ, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास राइट है, हम उनको जो है उनके खिलाफ हम लोग केस कर सकते हैं, तो हम लोग को उसमें न्याय भी मिलता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वो लोग हमको दबा सकते हैं। थर्ड है, the constitution help to protect us against decision that could have adverse effect on a larger principle that the country believed in। वही जैसे कि जो लीडर है वो कोई भी फैसला लिया हमारे देश के लिए और जो है और वो फैसला जो है उन्होंने सही लिया था, लेकिन बाद में अगर वो गलत हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम जो है उस डिसीजन को हम लोग उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करके उसको सुधार सकते हैं।
तो देखिए पहले ऐसे एग्जाम्पल देते हैं नेपाल में 1990 में पहले जो किंग का पावर था वहाँ पे, फिर बाद में वहाँ पे किंग के पावर को हटा दिया गया। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है तो, और जो है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से गवर्नमेंट जो है अपने प्रॉपर वर्क को कर सकती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है छोटे तबकों को लोग यहाँ पर जितने भी कास्ट के लोग हैं, जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं, सबको जो है इक्वल राइट मिला है। जैसे कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था, जो दलित राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके बारे में उनको जो है कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, क्योंकि वो एक दलित राइटर थे। दलित मतलब छोटी कास्ट के थे। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट को, किसी भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, सबको इक्वल राइट है। तो जैसे कि 20th सेंचुरी में जो इंडिया नेशनल मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसके बाद, क्योंकि इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, क्योंकि इस टाइम पर जो है ब्रिटिश रूल था और यहाँ पर जो लोग थे वो जो है ब्रिटिश रूल से हम लोग उब चुके थे। ब्रिटिश सरकार जो भी अपना रूल लेके आती थी, हम लोग उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते थे, वो लोग हमको पीड़ित करते थे और जो भी रूल रेगुलेशन वो लोग बनाते थे हम सबको फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तब हम लोगों ने जो है, हम लोगों को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी पड़ी इसके लिए, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश रूल से उब चुके थे। तो जब हम लोग की डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम लोग जो है यहाँ पर अपने लीडर को चुन सकते हैं, अच्छे लीडर को जो प्रॉपर वर्क करते हो, और अगर वो वर्क नहीं करते तो हम लोग उनके खिलाफ जो है कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर। तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर के बारे में जानते हैं। तो की फीचर में फर्स्ट है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि अगर इंडिया में कोई एक गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके पास जिसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी को कहा जाता है, तो कोई एक गवर्नमेंट जो है पूरे इंडिया पर जो है कोने कोने पर नज़र नहीं रख पाएगी, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ा है। कोई एक गवर्नमेंट रहेगी तो प्रॉपर जो है किसी भी विलेज, सिटी, सब जगह, स्टेट में कहीं पर भी प्रॉपर से वर्क नहीं हो पाएगा, कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग जो है फेडरलिज्म मानते, जैसे कि इट इज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द पावर टू गवर्न द कंट्री इज शेयर और डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उनके पास फेडरलिज्म होगा। जैसे कि किसी भी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उनको गवर्नमेंट जो है गवर्न करती है। जो गवर्नमेंट होती है वो सबको पावर देती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को थोड़ा थोड़ा पावर सबको देती है। सभी लोग अपने अपने लेवल पर जो है प्रॉपरली इंडिपेंडेंट रूप से वर्क करते हैं। जैसे कि कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम दिए गए हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। बट जो है चाइना यहाँ पर इंक्लूड नहीं, क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो फेडरलिज्म में 3 होते हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल मतलब जैसे कि इस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी हैं जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि हम लोग यूपी से हैं तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और लोकल गवर्नमेंट भी जैसे कि सिटी, विलेज और पंचायत के लोग जो होते हैं, जहाँ पे ग्राम पंचायत होता है गाँव में, वो सब उसमें उसके अंडर में आते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी है और सारी जितने भी स्टेट है सबको थोड़ा सा देखेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने प्रॉपर एक स्टेट पर जो है पूरा फोकस करेगी, उसको संभालेगी। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी उसने जो है उसको लोकल गवर्नमेंट ने उसको डिवाइड कर दी है। जैसे कि सिटी में जिला पंचायत होते हैं और पंचायत होते हैं, प्रधान होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, तो उन पर जो है जैसे कि अब ये डिवाइड हो गया है तो किसी भी एक ही प्लेस पर प्रॉपर 2 से 3% जो है उनको देखेंगे, उन पर वर्क करेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबको अधिकार होता है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर वोट के लिए, इलेक्शन के लिए स्टैंड हुआ है तो हम सबको राइट टू वोट का अधिकार है कि हम लोग जो है सबको जो है वोट दे सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर जो हो सकता है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो उम्मीदवार है वो जो है लो कास्ट का हो, उसका सोशल बैकग्राउंड जो है वीक हो,
सभी सिटीजन जो है, सभी सिटीजन में किसी भी तबके के लोग खड़े हो सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पे कास्ट जो है, रिलीजन्स मैटर नहीं करता कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियंस है। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर। तो एक बात और, यहाँ पर जो श्री A.K. अय्यर जी थे, ये जो इन्होंने बोला था कि यहाँ पे एडल्ट सफरेज जो है डेमोक्रेटिक के बिगेस्ट सक्सेस है, क्योंकि एडल्ट सफरेज में होता है कि 18 ईयर के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको राइट टू वोट का अधिकार होता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत अच्छा सक्सेस होता है, बहुत बड़ा सक्सेस है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो सेपरेशन ऑफ पावर में किसी भी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है जुडिशियरी। तो लेजिस्लेशन कैन रेफर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल। तो लेजिस्लेचर में जैसे कि हमने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव जो उम्मीदवार है उसको हम लोग ने वोट के थ्रू उसको जिताया, उसको हमने इलेक्ट किया उसको। जैसे कि अगर कोई लेजिस्लेचर में है जो जीत गया है कोई उम्मीदवार, वो सोच रहा है कि इस प्रॉपर प्लेस पे ये लॉ लगा देंगे तो हाँ ये जो है इस लॉ के लिए इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो केवल सोच सकता है, वो जो है उस लॉ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। उसके लिए उसने जो है चिट्ठी वगैरह लिख के एग्जीक्यूटिव को देगा। जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वो उसको ध्यान से, उसके विचार को ध्यान से उस पर सर्च करेगी, उस पर एनालिसिस करेगी। अगर वो उस क्षेत्र के लिए सही होगा तो ये उसको जो है उस पर ये लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, लागू कर देगी। लेकिन जुडिशियरी जो है उसमें अगर वो लॉ लागू हो गया और कुछ सालों बाद, महीनों बाद अगर वो जो लॉ है वो प्रॉपर से वर्क नहीं कर रहा है, अगर उसको लगाने से जो है लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है, तो जुडिशियरी में हम लोग जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिटीजन की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो यही है यहाँ पर। तो हाँ, ख़त्म हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट मतलब होता है बेसिक नीड। तो इसमें हम लोग को राइट होता है कि किसी भी स्टेट में, मतलब यहाँ पे जो स्टेट का मतलब राज्य नहीं होगा, जैसे कि किसी प्लेस में पॉलिटिक्स किस टाइप का है। जैसे इंडिया में जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक टाइप में है, लेकिन यहाँ पर जो है जो नेपाल है वहाँ पे मोनार्ची है नेपाल। और यहाँ जहाँ चाइना में भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर लोग अपने लीडर को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर का जो है प्राइम मिनिस्टर का वो मतलब प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेम ही रहेंगे। जैसे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर हैं प्राइम मिनिस्टर, बट ये फिक्स नहीं है कि वो 2-3 साल तक वही रहेंगे। अभी जब वो जीतेंगे तो तब रहेंगे, फिर इलेक्शन होगा, अगर वो हार गए तो नए रहेंगे, पर वो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तो रहेगी, लेकिन वहाँ पर जो पीपल है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स में आएगा। तो फर्स्ट हमारे राइट्स है राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पर सबको जो है इक्वल, सबको जो है इक्वल यहाँ पर देखा जाता है। हो सकता है वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन को हों, सबको इक्वल देखा जाता है। जो तुम कर सकते हो वही हम भी कर सकते हैं, सबको अपना अपना अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, किसी को स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पर भी जा सकता है, किसी प्रकार से वो अपने मन की बात पूरी कर सकता है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें हम सबको राइट होता है कि किसी भी गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाना। जैसे कि कहीं फैक्ट्री में छोटे बच्चे काम कर रहे हैं मजदूर के रूप में, तो हम लोग उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं कि आप छोटे बच्चों से काम क्यों करवा रहे हैं। या फिर अगर आपकी कुछ सोसाइटी में कुछ गलत काम हो रहा है तो हम लोग उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं। फिर अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। हमें फ्रीडम है कि हम किसी भी प्रकार के रिलीजन्स, किसी प्रकार के धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं। ये नहीं है कि हम हिंदू हैं कि हम हिंदू ही रहेंगे। अगर हमको हिंदू धर्म नहीं अच्छा लगता है तो हमें मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तो हम उसको जाके हम उसको अपना सकते हैं, कोई हमको टोक नहीं सकता है। फिर है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। सभी लोगों को, सबको अपना अपना कल्चर और सबको पढ़ने का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार है। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी प्रॉपर राइट है। फिर देखते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। जैसे कि सेकुलर स्टेट में सभी धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, सबको इक्वल राइट देते हैं, यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर स्टेट मतलब राज्य नहीं होगा, राजनीतिक जो है संस्था हो। जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है,
नेपाल में मोनार्की है वैसे ही। तो यहाँ पर जो है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग बता दें, ये हमारी जो पिक यहाँ पे रखी हुई है ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। ये इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और ये जो है 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ये हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। थैंक यू।